नमस्कार। आज हम कोशिका के अंदर की एक बहुत ही बुनियादी मगर बेहद ज़रूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। डीएनए की नकल कैसे शुरू होती है, मतलब डीएनए प्रतिकृति का आरंभ। हमारे पास एक जीव विज्ञान की टेक्स्ट बुक का चैप्टर है जो इसे काफ़ी डिटेल में समझाता है। तो आज हम यही समझेंगे कि कोशिकाएं कैसे, कब और कहाँ से डीएनए कॉपी करना शुरू करती हैं। ये इतना ज़रूरी क्यों है? और हाँ, अलग-अलग जीवों में बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोट्स ये कैसे होता है? बिल्कुल। और ये प्रक्रिया जीवन को बनाए रखने के लिए एकदम फंडामेंटल है। सोचिए, हर बार जब सेल डिवाइड होता है तो उसे अपने पूरे जेनेटिक नक्शे यानी डीएनए की एक बिल्कुल सटीक कॉपी बनानी पड़ती है, ताकि दोनों नई कोशिकाओं को पूरी जानकारी मिले, है ना? एग्जैक्टली। जरा से भी गड़बड़ बहुत भारी पड़ सकती है। और इस पूरी कॉपी करने की प्रक्रिया की एक इकाई है रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन। हाँ, रेप्लिकॉन। इसे आप डीएनए का एक हिस्सा मान सकते हैं जो एक यूनिट की तरह कॉपी होता है। हर रेप्लिकॉन का एक स्टार्ट पॉइंट होता है, उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन, और अक्सर एक एंड पॉइंट, टर्मिनस भी। ठीक है, तो ये रेप्लिकॉन मतलब प्रतिकृति की इकाई जिसका अपना ओरिजिन है। और सोर्स ये भी कहता है कि हर रेप्लिकॉन सेल साइकिल में सिर्फ एक ही बार कॉपी होता है। ये तो बड़ा ज़रूरी लग रहा है। हाँ, ये एक बार प्रति चक्र वाला नियम बहुत जरूरी है, वरना तो कोशिका डीएनए की ढेर सारी कॉपीज बना देगी, जो कि ठीक नहीं। और हमने वो अर्ध रूढ़िवादी प्रतिकृति मतलब सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में भी पढ़ा है। एक पुराना स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड। बिल्कुल। और प्रतिकृति की दिशा भी अहम है। ज्यादातर मामलों में ये ओरिजिन से शुरू होकर दोनों दिशाओं में जाती है। दोनों दिशाओं में, जैसे कोई जिप दोनों तरफ से खुल रही हो। हाँ, कुछ वैसा ही। इसे द्विदिशीय प्रतिकृति या बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। इससे दो रेप्लिकेशन फोक बनते हैं जो उल्टी दिशाओं में डीएनए को खोलते और कॉपी करते जाते हैं। अच्छा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये खुलता हुआ डीएनए एक बुलबुले जैसा दिखता है, रेप्लिकेशन बबल। चलिए, सबसे पहले सबसे सरल केस देखते हैं बैक्टीरिया का, जैसे ई कोलाई। उनका जेनेटिक सेटअप तो सीधा है ना? एक ही गोलाकार क्रोमोसोम। हाँ, आमतौर पर। और वो पूरा क्रोमोसोम एक ही बड़े रेप्लिकॉन की तरह काम करता है। तो वहाँ शुरुआत कैसे होती है? कोई खास जगह? ई कोलाई में ये शुरुआत एक स्पेसिफिक जगह से होती है जिसे ORIC कहते हैं। ये डीएनए का लगभग 245 बेस पेयर लंबा एक खास सीक्वेंस है। ORIC। ठीक है, और इसे पहचानता कौन है? यहाँ मेन प्लेयर है एक प्रोटीन जिसका नाम है DNA-A। ये प्रोटीन एनर्जी के लिए ATP इस्तेमाल करके ORIC के अंदर कुछ खास छोटे सीक्वेंसेस से जुड़ता है। DNA बॉक्स कहते हैं इन्हें। डीएनए बॉक्स, ये पहचान चिन्ह जैसे हैं? हाँ, बिल्कुल। DNA पहले इन बॉक्स से जुड़ता है। अच्छा, तो डीएनए ने जगह पहचान ली, लेकिन क्या इतना काफी है? सोर्स में तो और भी प्रोटीन्स का जिक्र है। नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। डीएनए जब इनबॉक्स से जुड़ता है तो और डीएनए मॉलिक्यूल आकर उसके चारों ओर लिपट जाते हैं। इससे डीएनए में थोड़ा तनाव आता है और ORIC का एक हिस्सा जहां A और T ज्यादा होते हैं, अच्छा, ए और टी वाले हिस्से। वो आसानी से खुल जाते हैं क्योंकि उनके बीच सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सही पकड़ा, तो वो हिस्सा पिघलकर खुल जाता है। यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। अब दूसरे प्रोटीन्स की एंट्री होती है। एक जरूरी प्रोटीन है हेलिकेज, जैसे डीएनए बी। हेलिकेज, वो जिप खोलने वाला एंजाइम? हाँ, वही। उसका काम है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना और उसे सही जगह पर लोड करने में एक और प्रोटीन DNA-C मदद करता है। फिर और भी प्रोटीन आते हैं, जैसे गायरेज जो डीएनए को सुलझाता है, SSB प्रोटीन जो अलग हुए स्ट्रैंड्स को सीधा रखते हैं ताकि वे वापस न जुड़ जाएं। ये सब मिलकर एक तरह का स्टार्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स। ये तो काफी कोऑर्डिनेशन वाला काम लगता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर डीएनए और इसी को पहचान सकता है तो सेल ये कैसे पक्का करता है कि डीएनए बार बार आकर रेप्लिकेशन शुरू ना कर दे? आपने कहा था ना, एक रेप्लिकॉन एक साइकिल में एक ही बार। बहुत अच्छा सवाल है ये। बैक्टीरिया से कैसे कंट्रोल करते हैं? हाँ, इसके लिए बैक्टीरिया ने एक बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला है, मिथाइलीकरण यानी मेथिलेशन का इस्तेमाल करके। मेथिलीकरण? हाँ, ई कोलाई में एक एंजाइम है, डैम मिथाइलेज। ये डीएनए में जहां भी GATC सीक्वेंस आता है वहां एडेनिन A बेस पर एक छोटा सा मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। GATC सीक्वेंस पर? हाँ, और इसी में ऐसे कई GATC साइट्स होते हैं।
रेप्लिकेशन शुरू होने के लिए ये जरूरी है कि ओरेसी पर मौजूद जीएटीसी साइट्स दोनों स्ट्रैंड्स पर मेथिलेटेड हों, मतलब फुल्ली मेथिलेटेड अवस्था में। अच्छा, दोनों स्ट्रैंड्स पर मेथिल ग्रुप लगा होना चाहिए। बिल्कुल। और रेप्लिकेशन के ठीक बाद क्या होता है? नया स्ट्रैंड जो बनता है वो तो तुरंत मेथिलेटेड नहीं होगा। बिल्कुल सही। रेप्लिकेशन के फौरन बाद पुराना टेम्पलेट स्ट्रैंड तो मेथिलेटेड होता है, पर नया बना स्ट्रैंड नहीं। इसे कहते हैं अर्ध मेथिलेटेड या हेमी मेथिलेटेड अवस्था। हेमी मेथिलेटेड, आधा मेथिलेटेड। तो ये एक सिग्नल की तरह है। हाँ, ये एक टेम्पररी स्टॉप सिग्नल की तरह काम करता है। अच्छा। हाँ, मतलब अभी नहीं वाला सिग्नल। हाँ। CQA नाम का एक प्रोटीन है जो खास तौर पर इन हेमी मेथिलेटेड जीएटीसी साइट से जुड़ता है, खासकर ओरेसी में। CQA प्रोटीन। हाँ, और जब CQA जुड़ा होता है तो वो डीएनए को दोबारा बंधने से रोकता है। ओहो, तो ये CQA एक तरह का गार्ड है। कह सकते हैं। ये रोक तब तक लगी रहती है जब तक डैम मिथाइलेज नए स्ट्रैंड को भी पूरी तरह से मेथिलेटेड नहीं कर देता। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, करीब 10 से 15 मिनट। जब ओरेसी फिर से फुली मेथिलेटेड हो जाता है, CQA हट जाता है और तब जाकर डीएनए अगले सेल साइकिल में फिर से रेप्लिकेशन शुरू कर सकता है। वाह, कितना सरल लेकिन असरदार तरीका है ये पक्का करने का कि दोबारा शुरुआत ना हो। हाँ, बैक्टीरिया के तेज जीवन चक्र के लिए ये एकदम फिट है। तो ये हुआ बैक्टीरिया का सिस्टम, एक और ओराइसी, डीएनए प्रोटीन और मेथिलीकरण वाला कंट्रोल। अब आर्किया को देखते हैं। ये तो थोड़े अलग है ना, दिखते बैक्टीरिया जैसे हैं पर अंदर से यूकैरियोट्स जैसे। हाँ, आर्किया वाकई दिलचस्प है और रेप्लिकेशन के मामले में भी ये मिश्रण दिखता है। हालांकि कई आर्किया में बैक्टीरिया की तरह गोल क्रोमोसोम होते हैं, उनमें अक्सर एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाए जाते हैं। एक से ज्यादा ओरिजिन? ये तो यूकैरियोट्स जैसा हुआ। हाँ, ये यूकैरियोट्स का लक्षण है। शायद ये उनके अलग-अलग, कभी-कभी बहुत मुश्किल माहौल में रहने का एक एडेप्टेशन हो। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है उन्हें। और शुरुआत करने वाले प्रोटीन्स, क्या वो बैक्टीरिया के डीएनए जैसे हैं या यूकैरियोट्स जैसे? यहीं पर यूकैरियोट से उनकी ज्यादा समानता दिखती है। आर्किया रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए उन प्रोटीन्स के वर्जन्स, होमोलॉग्स, इस्तेमाल करते हैं जो यूकैरियोट्स के इनिशिएशन फैक्टर से मिलते-जुलते हैं। अच्छा, जैसे कौन से? उनके पास ORC, CD6 जैसे प्रोटीन्स होते हैं। ये यूकैरियोटिक ORC और CD6 की तरह ओरिजिन को पहचानते हैं और फिर हेलिकेज जैसे दूसरे एंजाइम्स को लाते हैं। तो उनकी रणनीति बैक्टीरिया से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और यूकैरियोट से मिलती है? बिल्कुल। ये दिखाता है कि लाइफ ने एक ही प्रॉब्लम, डीएनए कॉपी करना के सॉल्यूशन के लिए कैसे अलग-अलग रास्ते अपनाए। वाकई दिलचस्प है कि आर्किया कैसे बीच में है। अब आते हैं यूकैरियोट्स पर। पौधे, जानवर, हम सब, हमारे पास तो बहुत बड़े लीनियर क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ तो एक ओरिजिन से काम चलने वाला नहीं। बिल्कुल नहीं। यूकैरियोट्स में स्थिति बहुत ज्यादा जटिल और बारीकी से नियंत्रित होती है। हमारे लीनियर क्रोमोसोम इतने बड़े होते हैं कि उन्हें टाइम पर कॉपी करने के लिए सैकड़ों या हजारों ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। सैकड़ों या हजारों? हाँ, हर क्रोमोसोम कई रेप्लिकॉन में बटा होता है, हर एक औसतन 40 से 100 किलोदेश लंबा। सोचिए, अगर सिर्फ एक या कुछ ही ओरिजिन होते तो हमारे पूरे जीनोम को कॉपी करने में हफ्तों लग जाते। बाप रे। और ये सारी कॉपी करने की प्रक्रिया सेल साइकिल के एक खास फेज, एस फेज, सिंथेसिस फेज में होती है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। सेल साइकिल के अलग-अलग पड़ाव होते हैं। G1 तैयारी, S डीएनए सिंथेसिस, G2 और तैयारी और M विभाजन। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ S फेज में ही होता है। लेकिन हजारों ओरिजिन, इन्हें कोऑर्डिनेट करना तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या वे सब एस फेज शुरू होते ही एक साथ फायर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक और लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है। सभी ओरिजिन एक साथ एक्टिव नहीं होते, बल्कि रेप्लिकेशन एस फेज के दौरान एक तय टाइम टेबल के हिसाब से होता है। एक टाइम टेबल? हाँ, जीनोम के कुछ हिस्से, खास तौर पर वो जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, यूक्रोमैटिन, वो आमतौर पर एस फेज में जल्दी कॉपी होते हैं, और दूसरे हिस्से, जैसे जो कम एक्टिव या कसकर पैक होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन, वो देर से कॉपी होते हैं। अच्छा। ऐसा लगता है कि ओरिजिन के ग्रुप्स या पड़ोस एक साथ एक्टिवेट होते हैं। इस रेप्लिकेशन टाइमिंग का जीन एक्सप्रेशन और सेल के डेवलपमेंट से भी गहरा नाता हो सकता है। तो यूकैरियोट्स में इन हजारों ओरिजिन को पहचानता कौन है? बैक्टीरिया में तो डीएनए था, यहाँ कौन है वो पहचान करता? यहाँ मेन पहचानकर्ता एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जिसे कहते हैं ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स या ORC। ORC। हाँ, यीस्ट,
जो एक सिंपल यूकैरियोट है और जिस पे बहुत रिसर्च हुई है। उसमें ओरिजिन ARS एलिमेंट कहलाते हैं। ORC इन ARS सीक्वेंसेस को पहचानकर उनसे जुड़ जाता है। और खास बात यह है कि ORC सेल साइकिल के ज्यादातर समय इन ओरिजिन से जुड़ा ही रहता है। अगर ORC हमेशा जुड़ा रहता है तो फिर ये कैसे कंट्रोल होता है कि रेप्लिकेशन सिर्फ एस फेज में ही शुरू हो? और वही बैक्टीरिया वाला सवाल यहाँ भी है, ये कैसे पक्का होता है कि हर ओरिजिन एस फेज में सिर्फ एक ही बार एक्टिव हो? ये तो यहाँ और भी जरूरी होगा, हजारों ओरिजिन के साथ। बिल्कुल सही चिंता है ये। और यूकैरियोट्स ने इसके लिए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया है जिसे अक्सर लाइसेंसिंग कहते हैं। लाइसेंसिंग, जैसे गाड़ी चलाने का लाइसेंस? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। हर ओरिजिन को रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए एक तरह का लाइसेंस या परमिट लेना पड़ता है। एक मॉलिक्यूलर लाइसेंस? ये तो बढ़िया एनालॉजी है। और ये लाइसेंस एस फेज शुरू होने से पहले जारी किया जाता है, G1 फेज में। G1 में? यानी एस फेज से पहले? हाँ, और जब एस फेज में उस ओरिजिन से रेप्लिकेशन शुरू होता है तो वो लाइसेंस इस्तेमाल हो जाता है और रद्द कर दिया जाता है। नया लाइसेंस अगले सेल साइकिल के G1 फेज तक जारी नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो एक बार इस्तेमाल हो गया तो खत्म? बिल्कुल। इससे ये पक्का होता है कि कोई भी ओरिजिन एक ही एस फेज में एक से ज्यादा बार एक्टिव ना हो। इस लाइसेंसिंग फैक्टर की खोज में जुनोपस में मेंढक के अंडों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स बहुत मददगार साबित हुए थे। तो ये लाइसेंसिंग होती कैसे है? कौन से मॉलिक्यूल हैं जो ये लाइसेंस देते हैं और फिर रद्द करते हैं? सोर्स में CDC6, CDT1 और MCM जैसे नाम दिखे मुझे। हाँ, ये मेन प्लेयर्स हैं। G1 फेज में जब ORC ओरिजिन पर बैठा होता है तो CD6 और CDT1 नाम के प्रोटीन आकर उससे जुड़ते हैं। CDC6 और CDT1? हाँ, ये दोनों मिलकर MCM कॉम्प्लेक्स को ओरिजिन पर लोड करने में मदद करते हैं। MCM यानी मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स। MCM कॉम्प्लेक्स? हाँ, ये क्या करता है? MCM कॉम्प्लेक्स असल में 6 प्रोटीन्स का एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है और यही असली DNA हेलिकेज है यूकैरियोट्स में। DNA की जिप खोलने वाला इंजन। अच्छा, तो MCM ही हेलिकेज है? हाँ, इन सब की जुटने से बनता है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स या प्री RC। अभी ओरिजिन लाइसेंस्ड है, रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए तैयार। ठीक है, तो G1 में लाइसेंस मिल गया, प्री RC बन गया। अब एस फेज में क्या होता है? लाइसेंस इस्तेमाल और रद्द कैसे होता है? जैसे ही सेल एस फेज में एंटर करता है, कुछ खास एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, काइनेसिस कहते हैं इन्हें, जैसे CDKs और DDK। किनेसिस? हाँ, ये काइनेसिस प्री RC के अलग अलग हिस्सों पर, खासकर MCM हेलिकेज पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़कर उन्हें एक्टिवेट करते हैं। फॉस्फेट जोड़कर? हाँ, फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन 2 काम करता है। एक, ये MCM हेलिकेज इंजन को चालू कर देता है, DNA खुलना शुरू होता है, रेप्लिकेशन की शुरुआत। और दूसरा, ये साथ ही साथ दोबारा लाइसेंसिंग को भी रोकता है। दोबारा लाइसेंसिंग को कैसे रोकता है? फॉस्फोरिलेशन के बाद CD6 प्रोटीन टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। CDT1 को जेमिनिन नाम का एक और प्रोटीन ब्लॉक कर देता है जो एस फेज में ही बनता है। अच्छा, तो लाइसेंस देने वाले ही हट जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। और ORC और एक्टिवेटेड MCM में भी ऐसे बदलाव आते हैं कि वो और MCM लोड नहीं कर सकते। नतीजा ये कि एक बार एस फेज शुरू हो गया और ओरिजिन एक्टिवेट हो गया तो उस साइकिल में और लाइसेंस जारी नहीं हो सकते, लाइसेंस कैंसिल। और नया लाइसेंस अगले G1 फेज में ही मिलेगा। ये पूरा सिस्टम सेल साइकिल के मेन इंजन यानी CDKs द्वारा बहुत सख्ती से कंट्रोल होता है। ये पक्का करता है कि जीनोम की कॉपी सही टाइम पर, सही जगह से और सिर्फ एक बार हो। ये तो बैक्टीरिया के मेथिलेकरण वाले कंट्रोल से कहीं ज्यादा पेचीदा है। हाँ, काफी ज्यादा। लेकिन इतने बड़े और जटिल जीनोम के लिए ये जरूरी भी है। अच्छा, तो अगर हम इन तीनों डोमेन्स बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोट्स को कंपेयर करें तो मेन पॉइंट्स क्या निकलते हैं? लगता है लक्ष्य तो एक ही है, सटीक, और एक बार रेप्लिकेशन पर रास्ते अलग-अलग चुने हैं सबने। बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में देखें तो बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई में आमतौर पर एक ओरिजिन ओरिसी है जिसे DNA पहचानता है और दोबारा शुरुआत रोकने के लिए मेथिलीकरण SIC-A प्रोटीन वाला का सरल लेकिन कारगर सिस्टम है जो उनके तेज ग्रोथ के लिए ठीक है। हाँ, फिर आर्किया आते हैं जो बीच का रास्ता अपनाते हैं। अक्सर कई ओरिजिन और यूकैरियोटिक जैसे स्टार्टर प्रोटीन OMC1 CD6 वो एक तरह के एवोल्यूशनरी ब्रिज जैसे लगते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और आखिर में यूकियोट्स
जिनमें हजारों ओरिजिन हैं जिन्हें ORC पहचानता है, और यहाँ दोबारा शुरुआत रोकने के लिए वो कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग सिस्टम है CD6, CDT1, MCM प्रोटीन वाला, जो सेल साइकिल किनेजेस CDKs, DDK से कंट्रोल होता है। तो मुख्य अंतर हुए ओरिजिन की संख्या 1 बनाम हजारों, स्टार्ट करने वाले प्रोटीन DNA बनाम ORC, लाइसेंसिंग फैक्टर और दोबारा शुरुआत रोकने का तरीका मेथिलीकरण बनाम लाइसेंसिंग प्रोटीन डिग्रेडेशन। हाँ, यही मुख्य अंतर है, और ये विविधता दिखाती है कि कैसे अरबों सालों के एवोल्यूशन में जीवन ने अपनी सबसे बुनियादी प्रक्रियाओं में से एक को अलग अलग लाइफस्टाइल और जीनोम की जटिलताओं के हिसाब से ढाला है। लेकिन इन सब के पीछे मकसद एक ही है, जेनेटिक जानकारी को मजबूती से और पूरी सटीकता से अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। आज हमने DNA रेप्लिकेशन की शुरुआत की इस जटिल और सच में सुंदर दुनिया में वाकई एक गहरी डुबकी लगाई। ये सोचना ही कमाल का है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर हर पल ये अद्भुत मॉलिक्यूलर मशीनरी कितनी सटीकता से चल रही है। हाँ, ये वाकई कमाल है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन टाइमिंग की बात की थी कि जीनोम के कुछ हिस्से एस फेज में जल्दी कॉपी होते हैं, कुछ देर से। हाँ। इस टाइमिंग का असली मतलब क्या हो सकता है? क्या इसका लेना देना इस बात से है कि कौन से जीन कब एक्टिव होते हैं, या ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करता है? ये सोचना दिलचस्प है कि सेल्स ने केवल ये तय करते हैं कि कब रेप्लिकेट करना है, बल्कि ये भी कि जीनोम के किस हिस्से को पहले कॉपी करना है और क्यों। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जहां अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, और जो हमें जीनोम के ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन के बारे में लगातार नई बातें सिखा रहा है।